हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल शंकर नोटसेट वाला एंड वन मोर अनदर क्लास फॉर एसजीपीजीआई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और आज जो अपनी क्लास है वो फोर्थ क्लास होने वाली है, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं एसजीपीजीआई के, उसी से रिलेटेड। और आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल कोट कि सफलता भाग्य से नहीं निरंतर प्रयास से मिलती है, इसलिए अपने को रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करनी है। एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर सिलेक्शन होगा अपना। और इसी के साथ अपन बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए। कोविड-19 वैक्सीनेशन इज ए एग्जाम्पल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। चलो आंसर गेस करो इसका। आई होप इसका आंसर आपने गेस कर लिया होगा। तो देखते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। तो ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन का क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट है ये प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन। तो अपन थोड़ा सा प्रिवेंशन के बारे में देखेंगे, लेकिन एक बार बता देता हूँ कि जो कोविड-19 वैक्सीनेशन था, तो कोविड-19 आपको पता है कि एक पेंडेमिक डिजीज़ थी और ये वर्ल्ड वाइड फैली थी। पेंडेमिक डिजीज़ है और वर्ल्ड वाइड फैली थी, और रिस्क फैक्टर प्रेजेंट था कि किसी को भी ये हो सकता है। तो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है तो वो जाता है हमेशा प्राइमरी प्रिवेंशन में। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमोडियल प्रिवेंशन इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जब रिस्क फैक्टर एब्सेंट होते हैं तब इसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है, जब डिजीज़ प्रेजेंट होती है, और ये आफ्टर डिजीज़। तो अभी अपन थोड़ा सा प्रिवेंशन के बारे में देखेंगे। चलिए अपन लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। लेवल ऑफ प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार टॉपिक मान सकते हो आप इसको। ये जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है ये 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट है वो था प्राइमोडियल, सेकंड है प्राइमरी, थर्ड है सेकेंडरी प्रिवेंशन, और फोर्थ है टर्सरी। ये जो दो हैं ये बिफोर डिजीज़ होने से पहले के हैं ये, और ये दोनों आफ्टर डिजीज़। किसी पेशेंट में डिजीज़ हो गई तो उसके बाद में जो काम में लिए जाने वाले प्रिवेंशन है वो ये वाले हैं। ठीक है, अब अपन इनमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं। तो ये है प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये टर्सरी। तो सबसे पहली बात, बिफोर डिजीज़, ये भी बिफोर डिजीज़, आफ्टर डिजीज़, ये भी आफ्टर डिजीज़। नो रिस्क फैक्टर, नो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट, इसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट। ये ड्यूरिंग डिजीज़, ये आफ्टर डिजीज़। ठीक है, ये तो बता ही दिया मैंने, इसलिए इन दोनों में डिजीज़ एब्सेंट होती है। अब प्राइमोडियल प्रिवेंशन के बारे में एक स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट, इट इज़ द बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन। कोई पूछे कि सबसे बेस्ट कौन सा है, तो बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सेकंड चीज़, इट इज़ द बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन फॉर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, बेस्ट फॉर नॉन कम्युनिकेबल, जैसे हाइपरटेंशन, कैंसर, डायबिटीज़ मेलाइटस। थर्ड, ये स्पेशल फोकस ऑन चिल्ड्रंस, ये बच्चों पर फोकस किया गया है। और ये जो डिजीज़ हैं, ये डिजीज़ है रिलेटेड टू लाइफ स्टाइल, अगर अपनी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होगी तो सीधी सी बात ये जो जितनी भी डिजीज़ है वो हो सकती हैं। और देख लेते अपन फोर्थ, टू प्रिवेंट द ओबेसिटी,
इन चिल्ड्रन। ठीक है। अब इसमें जो मोड ऑफ इंटरवेंशन होते हैं, मोड ऑफ इंटरवेंशन वो क्या क्या हैं? तो एक तो होता है इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन, इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन, इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन। सेकंड, मास एजुकेशन एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन कि इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन में क्या करेंगे कि जैसे मान लो कि एक 7 to 8 10 ईयर की एक लड़की है, तो उसको अपन मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में एजुकेशन दे रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल हो गया। मास एजुकेशन का मतलब क्या है कि जैसे अपन मीडिया हो गया या न्यूज़पेपर हो गया, उसके द्वारा अपन किसी को एजुकेट कर रहे हैं कि एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, उसकी वजह से अपना हाइपरटेंशन, बीपी वगैरह और अपनी जो ओबेसिटी वगैरह वो अपनी कंट्रोल रहती है। ये जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है उसके बारे में अपन थोड़ा सा ये समझ सकते हैं कि कोई पर्सन है और उसको अपन एजुकेशन दे रहे हैं कि एक ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल एडप्ट करे, जिसकी वजह से वो अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकता है। तो ये टोटल मिला के जैसे हाइपरटेंशन, कैंसर वगैरह इन चीज़ों से रिलेटेड है, अपनी ओबेसिटी वगैरह इन्हीं सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जबकि जैसे स्टार्टिंग में किसी को ये रिस्क फैक्टर नहीं है कि इसके ओबेसिटी होगी या हाइपरटेंशन होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसको वो होने से पहले यानी रिस्क फैक्टर एब्सेंट है और वो डिजीज होने से पहले अपन किसी को एजुकेट कर रहे हैं, तो वो होता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन। अब जो सेकंड है वो है अपना प्राइमरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में देख लेते हैं अपन। तो इसमें देख लेते हैं अपन कि प्रिवेंट पॉसिबिलिटी ऑफ डिजीज अकरेंस। कोई भी डिजीज को अकर हो रही है उससे पहले ही अपन कोशिश करेंगे कि उसको रोक दें। जबकि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो अपन इसमें क्या करेंगे, प्रिवेंट पॉसिबिलिटी ऑफ डिजीज अकरेंस। डिजीज होने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि रिस्क फैक्टर है, तो लेकिन उसको अपन प्रिवेंट कर रहे हैं। साथ में एक चीज़ और है, जो फेमस क्वेश्चन में लाइन आती है वो होती है कि एक्शन आर टेकन पीरियड टू ऑनसेट ऑफ डिजीज। डिजीज होने से पहले जो एक्शन लिया जाता है वो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। तो ये भी एक्शन आर टेकन पीरियड टू ऑनसेट ऑफ डिजीज। ठीक है। अब इसमें जो मोड ऑफ इंटरवेंशन है, मोड ऑफ इंटरवेंशन वो कितने हैं? तो इसमें दो मोड ऑफ इंटरवेंशन है। फर्स्ट क्या है, हेल्थ प्रमोशन, या इसी को बोलते हैं अपन हेल्थ एजुकेशन। ठीक है। अब इसमें क्या क्या एग्जाम्पल होने वाले हैं वो एग्जाम्पल देखेंगे अपन अच्छे से। कि सीजेशन ऑफ स्मोकिंग, यानी लाइफ स्टाइल चेंज हो गया ये, कि किसी को अपन, कोई पेशेंट है या कोई पर्सन है जो स्मोकिंग कर रहा है तो उस स्मोकिंग को बंद करवाते हैं अपन। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, जैसे कोई लोग पहाड़ों में रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आयोडीन की कमी होती है, किसी के ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए अपन उसको विटामिन ए वगैरह देना, ताकि रिस्क फैक्टर है कि वो ब्लाइंडनेस हो सकता है उसके, तो उसको विटामिन ए प्रोवाइड करना। ठीक है। कोई पेशेंट है या कोई पर्सन है जो रेगुलर एल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, उसकी लीवर वगैरह डैमेज हो सकते हैं, तो सीजेशन ऑफ एल्कोहल करवाना यानी एल्कोहल को बंद करवाना। तो ये रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है क्योंकि वो पेशेंट जो पर्सन है वो ऑलरेडी इन चीज़ों को टेकिंग कर रहा है। ठीक है। और इसी के साथ में अपन एक चीज़ और कर सकते हैं कि जैसे एनवायरमेंटल या बिहेवियर मॉडिफिकेशन, किसी को मोटिवेट करना उन चीज़ों को छोड़ने के लिए, उन चीज़ों का ड्रॉबैक दिखाना कि ये चीज़ें लेने से ये नुकसान हो सकते हैं, लिवर फेल हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, लंग कैंसर हो सकता है, या फिर जैसे आयोडीन की कमी हो गई तो उसके है ना जैसे थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीज़ों को बता के, और ये चीज़ें आती हैं जैसे एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन में। तो एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं एक बार कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, आयोडीन और विटामिन ए। नेक्स्ट, जैसे लाइफ स्टाइल चेंज, कोई पर्सन है वो स्मोकिंग कर रहा है तो उसको सीजेशन ऑफ स्मोकिंग एंड सीजेशन ऑफ एल्कोहल, एक एनवायरमेंटल और बिहेवियरल
मॉडिफिकेशन। अब एनवायरनमेंट में तो कैसे आएगा, जैसे कोई आदमी है वो रेगुलर उन्हीं पर्सन्स के कांटेक्ट में जो रेगुलर स्मोकिंग कर रहे हैं या एल्कोहलिंग कर रहा है, तो अगर वो साथ में रहेगा तो कहीं ना कहीं वो भी सीख सकता है। तो भी एनवायरनमेंट चेंज कर दिया उसको, जो एल्कोहल वगैरह कंज्यूम करना उनसे दूर कर दिया, या बिहेवियर उनको मोटिवेट करना कि इन चीज़ों को अवॉइड करो, नहीं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसको ड्रॉबैक दिखाना, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें अपन अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये हो गया। उनके साथ में अपन दूसरा देखेंगे, वो है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या देखेंगे अपन, जैसे किसी पेशेंट को इम्यूनाइजेशन कर दिया, किसी पेशेंट की कोई बीमारी हो गई, अब उसको अपन इम्यूनाइजेशन कर दिया। तो ये क्वेश्चन SGPJ में आया था, ये कि ये जो अभी पूछ रहा है ना क्वेश्चन कि कोविड-19 है और उसको वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन, ये तो ऑलरेडी अभी आया है ना, यही तो क्वेश्चन चल रहा है अपना। एक है उसमें जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज ले लिया, रिस्क है लेकिन दुर्घटनाएं हो सकती हैं। एक क्या हो सकता है, जैसे क्वारंटाइन कर दिया। अब कोविड-19 में तो यही था, क्वारंटाइन ही चला था कि रिस्क फैक्टर है अपने वो, तो QUARANTIN क्वारंटाइन कर दिया, ये तो बहुत चला था। किसी कोरोना के टाइम पे 14 दिन तक क्वारंटाइन कर रहे थे, और इस क्वारंटाइन का कारण क्या था, प्रिवेंट डिजीज़ को स्प्रेड करने से बचाना। अगर मेरे कोरोना हो गया और मैं किसी दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आ रहा हूँ तो वो डिजीज़ को भी स्प्रेड कर रहा है ना। इसी के साथ में एक चीज़ और है, सोशल डिस्टेंस भी कर सकते हैं अपन, जैसे 2 गज दूरी, मास्क का जरूरी 2 गज की दूरी की थी। साथ में जैसे किसी पेशेंट का टीबी है तो अपन उसमें मास्क वगैरह यूज़ में, जब भी उसके कॉन्टैक्ट में आए तो मास्क वगैरह यूज़ में कर सकते हैं, और उसके साथ में डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें हो गई, प्राइमरी प्रिवेंशन में हो गई। अब आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। डिजीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है इसमें, तो इसका देख लेते हैं, यानी प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ इन अर्ली स्टेज। किसी पेशेंट को डिजीज़ हो गई और इसी को बोलते हैं इंसिपिएंट स्टेज, ठीक है, एंड रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ डिजीज़। अब जो क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन दे के रखते हैं वो क्या है, एक्शन आर टेकन टू इनहिबिट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़। क्या है, किसी भी डिजीज़ को ऐसा एक्शन लेना कि जो डिजीज़ है उसको आगे प्रोग्रेस होने से बचाएं। तो एक्शन आर टेकन टू इनहिबिट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़, ठीक है। अब इसके मोड ऑफ इंटरवेंशन देख लेते हैं अपन। इसमें जो मोड ऑफ इंटरवेंशन है वो 2 होने वाले हैं। पहला क्या होगा इसमें, अर्ली डायग्नोसिस। अगर आपको पता पड़ गया उसके साइन सिम्टम्स देख के तो तुरंत उसका डायग्नोसिस करो, उसकी जांच वगैरह करवाओ, इन्वेस्टिगेशन करवाओ, ठीक है। इसमें क्या क्या करवाएंगे अपन देखते हैं, जैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। कोई फीमेल पेशेंट बोल रही है कि उसके ब्रेस्ट में पेन वगैरह हो रहा है, एंगोर्जमेंट हो रहा है, तो अपन उसका ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन क्या है कि जो टेस्टिकुलर कैंसर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन ये अर्ली डायग्नोसिस करवा सकते हैं। इसी के साथ में पेप स्मीयर टू डिटेक्ट सर्वाइकल कैंसर। इसी के साथ में अपन यूरिन स्ट्रिप टेस्ट भी कर सकते हैं, जो कि अपन डायबिटीज़ मेलाइटिस में ग्लूकोज को डायग्नोसिस करते हैं, तो यूरिन स्ट्रिप टेस्ट। इसी के साथ में और क्या क्या कर सकते हैं, स्पुटम स्मीयर कर सकते हैं अपन, स्पुटम स्मीयर एग्जामिनेशन कोरोना के टाइम पे। बीपी मॉनिटरिंग, किसी पेशेंट में हाई बीपी हो रही है तो बीपी मॉनिटरिंग, हाइपरटेंशन, ये चीज़ें चेक करके अपन अर्ली डायग्नोसिस करके अपन किसी भी पेशेंट में जो डिजीज़ प्रोग्रेस है हो रही है उसको अपन इनहिबिट कर सकते हैं। जो दूसरा अपना इंटरवेंशन है इसका वो है ट्रीटमेंट। अब पेशेंट की बीमारी तो हो गई लेकिन अब उसका ट्रीटमेंट भी तो जरूरी है, तो अब उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो जैसे मेडिसिन में क्या करते हैं, जैसे एक तो MDT दे दिए लेप्रोसी के लिए, एक डॉट्स इसके लिए
टीबी के लिए लेप्रोसी, ठीक है, लेप्रोसी के लिए। एक कुछ सर्जरी जैसे कि कैटरेक्ट का जैसे पता पड़ा और अपने तुरंत उसकी सर्जरी करवा दिए। एक साइकोथेरेपी, और एक चीज़ और कर सकते हैं, वो है कि जैसे आइसोलेशन विद ट्रीटमेंट। कोई पेशेंट है, उसके कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो उसके साथ में उसको आइसोलेट कर सकते हैं, आइसोलेशन विथ ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अपन लास्ट देखते हैं, तो अपन टर्शरी प्रिवेंशन देखते हैं। तो इस जो टर्शरी प्रिवेंशन है उसका जो मेन मोटो क्या है, तो वो है कि टू कंट्रोल कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज, टू कंट्रोल कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज। और इसमें क्या करते हैं कि इसमें अपन जो भी इंटरवेंशन करने वाले हैं, परफॉर्म करने वाले हैं, वो पैथोजेनेसिस की जो लेट फेज है उसमें करने वाले हैं। तो इंटरवेंशन परफॉर्म्ड इन लेट पैथोजेनेसिस फेज। अब इसमें जो मोड ऑफ इंटरवेंशन है इसके वो क्या है, इसके भी दो होने वाले हैं। जो फर्स्ट होगा वो तो क्या है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन। अब इस डिसेबिलिटी लिमिटेशन का मतलब क्या है, कोई पेशेंट है और उस डिजीज की वजह से उसके जो फंक्शंस हैं वो डिक्रीज हो गए। जैसे मान लो कोई पेशेंट है, उसका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने की वजह से वो अच्छे से चल नहीं पाता, तो चल नहीं पा रहा तो उसको अपन क्रच वॉकिंग सिखाएंगे उसको। ये डिसेबिलिटी लिमिटेशन हो गया कि उसको पेशेंट को परमानेंट डिसेबल होने से बचाया जाए और उसके जो फंक्शन डिक्रीज हो गए हैं तो उसको अपन क्रच वॉकिंग सिखाए, ये इसका इंटरवेंशन है, ठीक है। तो यही हो गया इसका कि इंटरवेंशन टू रिड्यूस कन्वर्जेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब कि परमानेंट डिसेबिलिटी होने से बचाने के लिए जो इंटरवेंशन किया जाता है वही डिसेबिलिटी लिमिटेशन है। और इसमें क्या होता है कि जैसे कोई पेशेंट है, उसके ये डिजीज़ हो गई, मान लो कोई डिजीज़ हो गई, डिजीज़ होने की वजह से उसमें इम्पेयरमेंट आ गया, ठीक है। इम्पेयरमेंट होने की वजह से उसमें डिसेबिलिटी आ गई। एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट की वजह से उसका ऐसे मान लो कि पैर में पैरालिसिस हो गया या उसका एम्पुटेशन कर दिया गया, एम्पुटेशन करने की वजह से वो चल नहीं सकता, तो उसमें आ गई डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी की वजह से क्या हो गया, अब वो पैर कट रहा या कुछ भी होगा तो उसको बोलते हैं अपन हैंडीकैप, ठीक है। तो ये भी एक ड्रॉम बन गया एक, जो भी कई बार पूछा जाता है। और जो सेकंड है वो है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अपन कई बार देखते हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाता है और वहाँ पे क्या करवाया जाता है, वहाँ पे ट्रेनिंग रीट्रेनिंग बार बार ट्रेनिंग करवाते हैं कि 1 महीने बाद में आना, फिर 2 महीने बाद में आता, उनको ट्रेनिंग करवा के उनको सिखाते हैं, जो परमानेंट डिसेबिलिटी होती है उससे बचाते हैं उनको, ठीक है। तो उसमें ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको बता दी हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। और ये इसका आंसर प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। इन इंडिया इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट ऑन, तो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, तो इंटरनेशनल नर्सेज डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 12 मई को सेलिब्रेट करते हैं। और क्यों करते हैं, जो नाइटिंगेल फ्लोरेंस है उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे अपन सेलिब्रेट करते हैं, तो ये 12 मई इसका आंसर आएगा, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग अपन और भी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ में 24 मार्च को देख लेते हैं वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, और 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे ये सेलिब्रेट किया जाता है। और अभी जो नर्सेस डे है और जो वर्ल्ड हेल्थ डे है, इनकी थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि पहले एम्स में बहुत बार पूछा जाता था और आजकल हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो रिसेंट में चल रहा होता है वही पूछा जाता है। तो अपन इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा देख लेते हैं अपन कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज गिवन देते, जो ICN होता है वो इसकी थीम देता है एवरी ईयर,
जो थीम्स हैं ये देख लेना एक बार। जो 2023 की थीम थी ओवर नर्सेज ओवर फ्यूचर थी, 2024 की ओवर नर्सेज ओवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर, 2025 की ओवर नर्सेज ओवर फ्यूचर केयरिंग ऑफ नर्सेज स्ट्रेंथनेस इकोनॉमिक्स, और 2026 की जो अभी रिसेंट की है इसका ध्यान दिलाना, ओवर नर्सेज ओवर फ्यूचर एम्पावर्ड नर्सेज सेव लाइफ, उनको बढ़ावा दो और उनकी लाइफ को बचाओ। ठीक है। और जो वर्ल्ड हेल्थ डे है, द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन 7 अप्रैल को, और एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। कौन देता है ये? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देता है। और इस बार की 2026 की ये तो रिसेंट है तो इसको तो याद रख ही लेना। 2026 के टुगेदर फॉर हेल्थ, सभी के लिए हेल्थ, स्टैंड विद साइंस, और साइंस के साथ खड़े रहो। ठीक है। 2025 की है हेल्थी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स, 24 की थी माई हेल्थ माई राइट, और 23 की थी हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है। तो ये बुक इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना, कहीं ना कहीं एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्निक्स एरिया ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, आंसर गेस करो इसका। आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। और जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्पीच होने वाला है। जो वर्निक्स एरिया है ये स्पीच या लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन के लिए जिम्मेदार होता है, और इसी के साथ में ये क्या करता है? अंडरस्टैंडिंग स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज, जो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन है इसमें क्या क्या आता है? अंडरस्टैंडिंग स्पोकन, कि मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझना, और साथ में क्या लिख रहा हूँ, रिटन लैंग्वेज। ठीक है, ये है। इसी के साथ में एक और चीज़ और आती है, वो आता है वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया, इस वर्निक्स एरिया का क्या काम है? स्पीच कॉम्प्रिहेंशन, कि मुझे क्या बोलना है। ठीक है। और इसके साथ में एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। एक होता है ब्रोकाज एरिया, जो कि एरिया स्पीच प्रोडक्शन के लिए काम में आता है। इसका जो मेन काम है वो स्पीच प्रोडक्शन है। ऑक्सीपिटल लोब है, ये क्या काम करता है? ये विजन का काम करता है, इसमें विजन सेंटर होता है। और एक टेम्पोरल लोब, इसमें अपन ईयर हैं वो टेम्पोरल साइड में होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, आंसर गेस करो इसका जल्दी से। आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। तो अपन देखते हैं। न्यूट्रोफिल 50 to 60%, लिम्फोसाइट 20 to 40%, ईओसिनोफिल 1 to 6%, यूएसोफिल 11 to 15%। अब आपने देख लिया कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है तो इसका मतलब 3 ऑप्शन तो सही है और एक ऑप्शन इसका रॉन्ग है। तो अपन देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स 50 to 60% बिल्कुल करेक्ट है। लिम्फोसाइट 20 to 40% ये भी सही है। ईओसिनोफिल 1 to 6% ये भी सही है। बेसोफिल 11 to 15% नहीं भाई, इतना नहीं होता, ये 0 to 1% ही होता है, ये याद रखना। और इसी के साथ मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, NLM AB, ठीक है। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ईओसिनोफिल और बेसोफिल, ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग किसकी मात्रा कौन कितना सबसे ज़्यादा है अपनी बॉडी में, तो उसी के हिसाब से है ये। ठीक है। तो न्यूट्रल लॉ ऑफ मोशन, और ईओसिनोफिल और बेसोफिल, ईओसिनोफिल को अपन एसिडोफिल से बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? बेसोफिल्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग अबाउट क्लोटिंग फैक्टर। अब करेक्ट मैचिंग पूछ रहा है, इसका मतलब एक ही सही है, इसमें 3 गलत हैं। ठीक है। तो इसका आंसर गेस करो जल्दी से। तो चलिए आपने आंसर गेस कर लिया होगा। अपन एक बार इसको देखने से पहले अपन जितने भी क्लोटिंग फैक्टर हैं या कोगुलेशन फैक्टर हैं उनको से वो देख लेते हैं अपन एक बार। क्लोटिंग फैक्टर्स, ठीक है। ये अपनी बॉडी में 13 होते हैं, 13 होते हैं, लेकिन उनमें से एक अननोन होता है, इसलिए टोटल 12 होते हैं। ठीक है। जो फैक्टर फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं अपन फाइब्रिनोजन। जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं अपन प्रोथ्रोम्बिन। जो थर्ड होता है उसको बोलते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। जो फोर्थ होता है उसको बोलते हैं अपन कैल्शियम, जो कि अपनी क्वेश्चन में पूछा गया था। जो फिफ्थ होता है उसको बोलते हैं अपन लेबाइल फैक्टर। जो 6 है वो एब्सेंट है, जो कुछ भी नहीं होता ये। जो 7th है वो है स्टेबल फैक्टर।
और जो एट्थ है, एट्थ को बोलते हैं अपन एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। और इसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए होता है, ये याद रखना, ठीक है। जो फैक्टर नाइन्थ होता है उसको बोलते हैं अपन क्रिस्टमस फैक्टर। और इसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया बी होता है। जो 10th फैक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टुअर्ट प्रोवर्क फैक्टर। जो 11th होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। और इसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया सी होता है। और जो 12 नंबर का होता है उसको बोलते हैं अपन हैगमैन। हैगमैन फैक्टर। और जो 30 नंबर का होता है उसको बोलते हैं अपन फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, ये अपने 13 फैक्टर हो गए। उसमें 6 नंबर का कुछ होता नहीं है तो इसलिए 12 फैक्टर ही होते हैं। तो इसका करेक्ट अब मैचिंग देखो एक बार। कैल्शियम फैक्टर 4 सही है। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 9 9। प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 39। स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर 11 9। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। ब्लड विथ आरबीसी इन प्लाज्मा, ब्लड विदाउट प्लेटलेट्स इज प्लाज्मा, ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल, ब्लड प्लाज्मिक कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो इसका आंसर गेस करो। आई थिंक आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। अब ये ब्लड और प्लाज्मा के बारे में बोल रहा है, तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ फ्लूइड। फर्स्ट होता है प्लाज्मा, जो कितना परसेंट होता है, लगभग लगभग 55%। और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है, और ये लगभग लगभग 45% होता है। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। ब्लड विदाउट आरबीसी इज प्लाज्मा, नहीं रे, ये नहीं होगा। ब्लड विदाउट प्लेटलेट्स प्लाज्मा, नहीं, रॉन्ग आंसर। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल, ब्लड कंसिस्ट जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं ये क्या क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, 3 टाइप की सेल्स होती है ना, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। प्लाज्मा इज कंपोनेंट ऑफ ब्लड, सही है, प्लाज्मा ब्लड का कंपोनेंट ही तो है भाई ये। और प्लाज्मा की कौन, प्लाज्मा इज कंपोनेंट ऑफ ब्लड, और ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट। तो ये इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपका भी ये सही हुआ होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ए नर्सिंग ऑफिसर गिव इन्फ्लुएंजा वैक्सीन टू ए 76 ईयर ओल्ड वोमेन इन हेल्थ फेयर। हेल्थ फेयर में एक 67 ईयर ओल्ड वोमेन को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगा रहे हैं, तो दिस वुड बी द विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो ये कौन से टाइप का लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी कि अगर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, ओल्ड एज है, इम्यूनिटी इसकी कमज़ोर है, और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, तो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है और उसको इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया। आई होप आपका भी सही हुआ होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट वाइटल साइन। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलो आंसर गेस करो इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर 37 डिग्री बिल्कुल सही है, इसको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन 18 से 24 ब्रीथ पर मिनट, ये भी सही है, क्योंकि जो नॉर्मल होता है 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट होता है, लेकिन ये 24 तक भी एक्सीड कर सकता है। ठीक है, BP 120/80। और अब आप सोच रहे होंगे यार इतना ईजी क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, ये नॉर्सेट 4 में क्वेश्चन पूछा था। आप देख सकते हो नॉर्सेट का पेपर कैसा आ रहा था उस टाइम पे, नॉर्सेट 4 में पेपर था, क्वेश्चन था ये। पल्स 120 पर मिनट, ना रे ना, ये गलत है। पल्स कितनी होती हैं, 60 से 100 बीट पर मिनट की होती हैं, और 60 से कम हो गया तो ब्रेडी कार्डिया, और अगर 100 से अबव हो गया तो ये हो गया टेकिकार्डिया। तो ये आंसर इसका इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
एस्प्रिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन डेंगू बिकॉज, चलिए आंसर गेस कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप। इट एंटीप्लेटलेट एक्टिविटी नहीं है, ये एंटीप्लेटलेट एक्टिविटी नहीं होती, ये तो ऑलरेडी जो प्लेटलेट एग्रीगेशन है उसको कम करता है और उसकी वजह से जो डैमेज, जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा वगैरह होती है उनको डैमेज कर देता है, उसकी वजह से जीआईटी ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, तो ये नहीं है। इंक्रीज चांसेस ऑफ जीआईटी ब्लीडिंग, बिल्कुल सही है, जीआईटी ब्लीडिंग को बढ़ा देता है ये। इट्स पेनकिलर एक्शन, ये हाँ बिल्कुल सही है, पेनकिलर एक्शन करता है, लेकिन डेंगू पेशेंट में नहीं देते हैं क्योंकि डेंगू पेशेंट में ऑलरेडी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रखा है, यानी डिक्रीज प्लेटलेट्स, ठीक है, और प्लेटलेट्स कम है तो इसका मतलब इनकी चांसेस ऑफ ब्लीडिंग सही है। देखिए ये पेन किलर का काम करता है, लेकिन अपन डेंगू वाले पेशेंट में नहीं देते, और डेंगू वाले पेशेंट में और कौन कौन नहीं देते, एक तो एस्प्रिन नहीं देते एंड आइबुप्रोफन ये नहीं देते, तो क्या देते हैं, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल ही देते हैं उसको। इट्स ब्लड क्लोटिंग एक्शन नहीं रहे, ये तो ब्लड को थिन करता है ये तो, ठीक है, तो ये तो ब्लीडिंग एक्शन बढ़ाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। इनिशियल डोज ऑफ एट्रोपिन इन ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया में एट्रोपिन की इनिशियल डोज क्या होती है। अब आपको पता है कि जो एट्रोपिन है ब्रेडिकार्डिया की ड्रग ऑफ चॉइस है, तो चलो आंसर बताओ इसका, गैस करो इसका क्या आंसर होने वाला है। चलो देखते हैं। 0.6 mg ये पहले लेते थे, अब एक पॉइंट देख लेते हैं अपन। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट गाइडलाइंस, इसके अकॉर्डिंग जो इसकी इनिशियल डोज है क्या लेते हैं, इनिशियल डोज ऑफ एट्रोपिन 1 mg लेते हैं, और IV देते हैं बोलस, ठीक है, एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि रिपीट एवरी 3 to 5 मिनट्स, ठीक है। थर्ड मैक्सिमम डोज, मैक्सिमम डोज कितनी ले सकते हैं इसकी, 3 यानी 3 mg, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, यह याद रखना। 3 to 5 मिनट, 1 ग्राम IV बोलस एंड 3 mg, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 1 mg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ 3 tablespoons ऑफ मिल्क मैग्नीशिया सिरप आर प्रेस्क्राइब्ड, हाउ मेनी मिलीलीटर्स शुड बी एडमिनिस्टर, यानी ml, कितने ml, ठीक है। तो चलो इसका आंसर गेस करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह पता होना चाहिए आदमी को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। जो 1 टीस्पून है इसका मतलब कितना होता है, 1 टीस्पून का मतलब 5 ml, ठीक है। 1 टीस्पून, एक टेबल स्पून होता है TBSP, इसका होता है 15 ml, एक टेबल स्पून में इतना होता है। तो अपन देख लेते हैं, ये टेबल स्पून के बारे में पूछ रखा है, इंटू 3 यानी 45 ml, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 45 ml, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। और अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन लाने वाले हैं इसी तरह के आगे के वैसे क्वेश्चन जो SGPJ में पुटअप किए गए थे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, चाहे एग्जाम प्री हो या मेंस हो, और कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करनी है, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको। और विश यू ऑल द बेस्ट, कीप इट, जय हिंद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।